हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो आज की वीडियो में हमने जो मिनी मॉक्स कंडक्ट करवाया था आईपीएम इंदौर के लिए, उसके हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बिफोर वाचिंग सॉल्यूशंस आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू अटेम्प्ट द पेपर। एक बार आप पेपर अटेम्प्ट करके अगर सॉल्यूशंस देखेंगे आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन की कुछ डिफरेंट अप्रोच हो, मैं कोई आपको डिफरेंट अप्रोच बताऊं, आपको सॉल्यूशंस आपको याद रहेंगे। बेटर रिटेंशन के लिए या फिर बेटर आप लर्निंग के लिए आई वुड एडवाइस कि पहले आप मॉक अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद ये सोल्यूशन वीडियो देखिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है। क्वेश्चन वन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वन सेज अ ट्राइंगल हैज साइड्स मेजरिंग 41 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. A second triangle has sides measuring 41, 41 and x, where x is a whole number not equal to 18. If the two triangles have equal areas, what is the value of x? सबसे पहले हम जो ट्राइंगल दे रखा है उसको बना लेते हैं। दोनों ट्राइंगल हमें आइसोसेलेस दे रखे हैं क्योंकि दोनों में आपको ये 41 41 है। ये वाला जो मेन ट्राइंगल है वो बना लेते हैं 41 41 और ये आपकी 18 हो गई। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में पता अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेस पे या फिर अनइक्वल साइड जो भी है, वो बेस को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एंड आपको ये दिख रहा है ये 41 और ये 9, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये वाली साइड आपकी 40 हो जाएगी। अगर ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, वो हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपका 9 + 9 18 इंटू 40। ये आपका ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब हमें दे रखा है कि दूसरा ट्राइंगल बनाना है, हमें एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है। उसमें जो साइड्स हैं वो साइड्स 41 होनी चाहिए, 41 एंड x होनी चाहिए, और एरिया सेम होना चाहिए। एरिया आपका 18 इंटू हाफ इंटू 18 इंटू 40 ही होना चाहिए। वो चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब अगर मैं जो आपके सामने मार्क कर रहा हूँ वो मुझे बताइएगा। अब मैंने जो ये आपका एक एरिया में आपके सामने मार्क कर रहा हूँ रेड से, और एक एरिया में मार्क कर देता हूँ ये ब्लू से। ये जो मैंने रेड और ब्लू से मार्क करा एरिया, ये एरिया आप लोग देख के बता सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि 40 41 9 तीनों की साइड्स हैं। RHS से देख लीजिए या साइड से देख लीजिए, हर एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना गाइस। ये जो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट देख रहे हैं, इसमें अगर हम देखना चाहें कि हम अगर मेरे को इनका ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के इक्वल करवाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल का अगर मेरे को एरिया निकालना हो, एरिया इसका क्या होता है, छोटे वाले ट्राइंगल का हाफ इंटू 40 इंटू 9, और यहाँ पे भी मुझे ये एरिया सेम लाना है। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ, इंटरचेंज बेस एंड हाइट, इंटरचेंज कर दूंगा बेस एंड हाइट को। अब यहाँ पे मुझे 40 जो है हाइट है और 9 मेरा बेस है। मैं क्या करूंगा, 40 को अपना बेस बना लूंगा, 9 को हाइट बना लूंगा। देखो ऐसे करेंगे हम। अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मैं क्या करूंगा, 9 में अपनी हाइट बना लूंगा और 40 मेरा बेस हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी 40 मेरा बेस हो जाएगा। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो देख लेंगे। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकल कर आएगा हाफ इंटू बेस मेरा 80 हो गया इंटू 9। 80 इंटू 9 मेरा एरिया यहाँ से आ गया, और 18 इंटू 40 मेरा एरिया यहाँ पर आ रहा है। अब 18 में डिवाइडेड बाय 2 और 40 में इंटू 2 करेंगे तो 80 इंटू 9 आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड रिमेन सेम, एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड रिमेन सेम। ठीक है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए आपके सामने कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम रखना है और आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस दे रखा है, आपको फोकस किस पे करना है, फोकस आपको करना है इंटरचेंज बेस एंड हाइट। आपको इंटरचेंज बेस और हाइट करना है। उसके बाद आपको चीजें अपने आप दिखने लग जाएगी। अब आपको पता चलेगा कि ये दोनों एरिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके। और हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ बेस और हाइट को इंटरचेंज करा। हमारी जो हमारा बेस है, बेस हमारा 80 बन जाएगा टोटल, और हाइट हमारी अब 9 बन जाएगी। ठीक है, आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर हमारा फिर 80 हो जाएगा क्योंकि हमने x की वैल्यू 80 निकाल ली। इसने क्या पूछा है, नया बेस पूछा था x। x जो है हमारा नया बेस ये होगा पूरी वैल्यू। x की वैल्यू 80 होगी। आंसर इसका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Second question says find the radius of the circle which lies in the first quadrant and touches both the axes. The circle also passes through the point 2, 4 and the radius is greater than 5 units. So उसके लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उससे क्लैरिटी होगी आप लोगों को। ये मान लीजिए ये सर्कल है हमारा और इसमें हमें एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारे दोनों एक्सेस ड्रॉ हो चुके हैं, ये टच कर रहा है पॉइंट को और ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये इसको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे टच कर रहा है, थोड़ा सा गैप आ गया। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिए, अभी टच कर रहा है यानी कि जो दोनों एक्सिस हैं दे आर एक्टिंग एज टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है कि सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू दी पॉइंट 2, 4 यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2, 4 कहीं पर लाई करता है एंड द रेडियस इज ग्रेटर देन 5। सो रेडियस हमें ग्रेटर देन 5 दे रखा है। सो हमसे फाइंड द रेडियस ही पूछा गया है। अब थोड़ी सी मार्किंग कर देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा 0, 0 का ओरिजिन है। उसके बाद अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं सो ये मेरा सेंटर होगा। अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस की बात करूं सो ये रेडियस आर है, सो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0, r होगा। सिमिलरली ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये r, 0 होगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये वाला डिस्टेंस r होगा। सो सिंपली जो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे वो r, निकल कर आएंगे। जब भी आपका सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा होता है तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स r, होते हैं where r is your radius। सो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इक्वेशन पे चलते हैं। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें h और k की वैल्यू पता है, h और k दोनों r है, मतलब h कॉमा k जो है आपका उसकी वैल्यू r कॉमा r है आपकी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर। सो इसमें h और k की जगह हम r पुट कर देंगे। सो x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और उसके अलावा जो मेन चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो है कि ये 2, 4 से पास होता है, यानी कि हम x और y की जगह 2 और 4 डाल सकते हैं। सो डाल के पुट करेंगे, सो 2 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देते हैं इसको। सो इसमें पहले ओपन कर देंगे तो 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 8r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा आर स्क्वायर माइनस 12r और ये 16 और 4 बचा, सो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो इसको साफ देख के पता चल रहा है आर की क्या वैल्यूज आएंगी, 10r माइनस 2r प्लस 20। सो इसको फैक्टराइज आप करेंगे तो आर की दो वैल्यूज निकल कर आने वाली है, आर इज इक्वल टू 10 और आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो वैल्यूज आ रही है, आर इज इक्वल टू 10, कौन सी चुने, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है रेडियस इज ग्रेटर देन 5। सो रेडियस ग्रेटर देन 5 तो कौन सी वैल्यू होगी, आर इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगी, आंसर होगा आर इज इक्वल टू 10। सो फाइनल आंसर हमारा निकल कर आएगा 10 यूनिट्स। सो आपको ऑप्शंस में निकला, मतलब आपको जब पेपर दे रहे थे तो आपको सिर्फ 10 आंसर में लिखना। ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन 2 ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 3 डिटर्मिनेंट का है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सो हो सकता है कई लोगों ने शायद इसमें ये सोच लिया हो कि मैट्रिक्स वगैरह हो। सो देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो पहले एलएचएस देख लेते हैं, एलएचएस का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। सो वो होगा 4, पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको करेंगे सो ये बनेगा 3x माइनस 2, फिर इसकी करेंगे सो ये बनेगा x प्लस 6। सो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, या 2x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 या x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। सो आंसर होगा x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन 3 इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक आधे क्वेश्चन मैट्रिक्स से ऐसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं।
क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 सेज द वैल्यू ऑफ log √5 बेस 0.008 प्लस log 81 बेस √3 माइनस 7 इज इक्वल टू। सो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम? पहले log √5 और ये जो log 0.008 है इसको मैं 8/1000 लिख सकता हूँ, प्लस हमारा log 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और ये जो बेस में है √3 इसको 3 की पावर हाफ लिख सकते हैं हम, और -7 आपके साथ लिखा हुआ है। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log 5 की पावर हाफ अपॉन log आपका ये है 8/1000 या फिर 1/125 प्लस log आपका है 3 की पावर 4 और यहाँ पे आपका log 3 की पावर हाफ। तो आपको पता है ये हाफ जो है ये निकल के बाहर आ जाएगा, और ये 1/125 को भी हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये बनेगा log 5, हाफ आपका बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, और नीचे 1/125 है। अब 1/125 क्या होता है? 5 की पावर -3, क्योंकि 1/125 1/5 क्यूब होता है, और 1/125 को पावर नेगेटिव बन जाएगी जब न्यूमरेटर में जाएगा। सो -3 हमारा बाहर आ जाएगा, ये बनेगा -3 log 5, प्लस सिमिलरली 4 आपका बाहर आ जाएगा और 1/2 आपका इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। सो ये बनेगा 4 log 3 अपॉन हाफ log 3। अब क्या करना, आप डायरेक्ट देख लीजिए, अब तो कैंसिल हो रही चीजें, यहाँ -7 का भी ध्यान रखिए बिल्कुल। सो ये log 5 हो गया, log 3 से हो गया। सो इसके बाद हाफ अपॉन -3 करेंगे आप, सो कितना आएगा ये? हाफ डिवाइडेड बाय -3 करेंगे, सो ये आएगा आपका -1/6 प्लस 8 -7। सो ये बन जाएगा -1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। सो 5/6 आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो ऑप्शन में आपको 2/3 की फॉर्म में लिखना था, यानी कि जब आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो आपको 5/6 लिखना था। ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन 4 ये था। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 says in 1936 my age was equal to the last two digits of my birth year. My grandfather said that it was true for him also. Then the sum of my age and my grandfather's age in 1936 was। अब 1936 वाला जो ईयर है, मान लेते हैं कि सन का बर्थ ईयर और फादर और ग्रैंडफादर का बर्थ ईयर, दो केस है हमारे पास, दोनों को लिख लेते हैं, सन और ग्रैंडफादर। ठीक है, अगर दोनों का पहले बर्थ ईयर लिख लेते हैं और फिर एज लिखते हैं, बर्थ ईयर और एज। अब आपके पास दो केसेस हैं, अब दोनों केसेस में सम आपका 1936 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही दे रखा है आपको कि दोनों में माय एज वाज इक्वल टू द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ माय बर्थ ईयर, सो माय ग्रैंडफादर सेड दैट इट वाज ट्रू फॉर हिम आल्सो। इसका मीनिंग क्या है? इनका बर्थ ईयर और इनकी एज को ऐड कर दें तो हमारे पास 1936 आना चाहिए। सिमिलरली ग्रैंडफादर के बर्थ ईयर और उनकी एज को ऐड कर दें तो 1936 आना चाहिए। सो दो केसेस बन सकते हैं, या तो इनमें से किसी एक की एज 19 XY प्लस XY करेंगे आप, तो आपके पास 1936 आना चाहिए। या फिर आप अगर अगर वो बंदा अगर 1800s में बॉर्न हुआ होगा, सो 1800 AB प्लस AB अगर हम ऐड करेंगे तो 1936 आना चाहिए। यही दो केसेस हो सकते हैं। और इसमें अगर देखेंगे कि ग्रैंडफादर का कौन सा केस होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि वो ग्रैंडफादर ज्यादा एजेड है। उसके बाद 19XY वाला केस कौन सा होना चाहिए? सन का होना चाहिए। सो वही चीज हम करेंगे। बर्थ ईयर सन का, इसका मीनिंग होगा 1900 समथिंग होगा, उस समथिंग ईयर को मैं XY बोल देता हूँ और एज को मैं XY मान लेता हूँ, क्योंकि एज भी XY होगी तभी 1936 ऐड होकर आएगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे दे रखा है कि जो ये ग्रैंडफादर है उसकी एज मान लेते हैं 18 AB, और एज जो उसकी AB होगी तभी 1936 निकल कर आएगा। ठीक है, माई एज वॉज इक्वल टू लास्ट टू डिजिट्स ऑफ माई बर्थ ईयर, इसलिए अगर XY को मैं लास्ट टू डिजिट्स ऑफ बर्थ ईयर और एज ये दोनों इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं पहली क्वेश्चन को देखूं, इसको मार्क कर देते हैं, इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं, इसको सेकंड मार्क कर देते हैं। सो पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19XY प्लस XY जो है आपका
1936 के इक्वल होना चाहिए, या फिर मैं 19xy को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1900 प्लस xy और फिर ये वाला xy इज इक्वल टू 1936। सो इससे मेरे पास निकल कर आ जाएगा कि xy की वैल्यू है 18, यानी कि जो सन्स की एज है, सन्स एज है वो आपके सामने आ गई 18, ये वाली चीज आपके सामने आ गई 18। ठीक है, वो जो सन है वो 1918 में बॉर्न हुआ था और 1936 में उसकी एज 18 थी। सो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है हमारे साथ, हमारे हिसाब से। अब देख लेते हैं दूसरा केस, देख लेते हैं जो दूसरा केस हमने अज्यूम करा हुआ है वो देख लेते हैं। सो दूसरे केस में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 18 AB और AB का सम जो है वो 1936 आना चाहिए। 18 AB प्लस AB अगर हम करेंगे वो 1936 आना चाहिए। सो इसमें जब हम सम करेंगे 18 AB को मैं 1800 प्लस AB लिख सकता हूँ, और ये वाला AB है तो ट्वाइस AB हो जाएगा, और 2AB की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी कितनी, 136, और AB की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 68। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बर्थ ईयर ग्रैंडफादर का 1868 था, यानी ग्रैंडफादर 1868 में बॉर्न हुए थे और उनकी करंट एज जो है वो 68 है। तो 1868 प्लस 68 करेंगे तो 1936 आएगा आपके सामने। तो आपके पास दोनों की एज आ गई, सन की एज 18 है, ग्रैंडफादर की एज 68 है। सो आंसर होगा आपका 18 प्लस 68 विच इज 86 ईयर्स। सो आपको ऑप्शंस में या फील्ड आंसर फील्ड में आपको लिखना था 86। सो 86 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 से, क्वेश्चन 6 इजी था, क्वेश्चन 6 बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए था। क्वेश्चन 6 says Mr. X spends 20% of his monthly income on household expenditure. Out of the remaining, he spends 25% on children's education, 15% transport, 15% medicine, 10% entertainment. He is left with 9800 after incurring all these expenditure. So what is his monthly income? ठीक है, so सबसे पहले अगर वो 20% स्पेंड कर देगा, मान लीजिए उसके पास 100% मनी थी, तो 20% उसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, 20% स्पेंड कर दिया, नाउ ही इज लेफ्ट विद 80%। नाउ 80% का लिखा है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग 80% का 25% उसने खर्च किया है एजुकेशन पे, 15% उसने स्पेंड करा है ट्रांसपोर्ट पे, 10% इसने स्पेंड करा है एंटरटेनमेंट। तो बचा कितना, उसके पास 80% का 25 और 15 आपको 40 और 10 आपका कितना हो गया, ये 15, 25। और ये एक चीज और मिस कर गया मैं, 15% मेडिसिन भी आपका। सो ये 15% आपका मेडिसिन भी है। सो इनका सम हो गया आपका 65%, यानी कि 80% ऑफ 60, 80% ऑफ 65%, ये 65% ऑफ 80% ऑलरेडी स्पेंट है। सो ही इज लेफ्ट विथ कितना होगा, ही इज लेफ्ट विथ 35%। सो 35% ऑफ 80% ऑफ टोटल इनकम हमें दे रखा है, कितना है 9800। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर 80% ऑफ 65% उसने स्पेंड कर दिया है, सो बचेगा कितना, 100 माइनस 65 करेंगे 35% आएगा। सो 35% ऑफ 80% ऑफ इनकम 9800 वैल्यू दे रखी है हमें, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम इसको करेंगे, सो ये आएगा 35/100 इंटू 80/100 इंटू टोटल इनकम है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 9800। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कर पाएंगे इसको, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा आपके सामने, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 4 से जाएगा। सो 4 16 96 होता है आपका, नहीं 424 से आपका 96 होता है, और उसके बाद 2450 बचेगा। सो 2450 यहाँ पे बचेगा, फिर 35 को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 35 को इससे कैंसिल करेंगे, सो कितना जाएगा 35 5 से 35 7 जा 35 7 जा जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ 7 है, ये 5 है। सो x की वैल्यू निकल कर जो आएगी हमारे सामने, so ये 70 होगा, 70 इंटू 500, तो ये आएगा आपका 35,000।
सो एक्स की वैल्यू 35,000 है, यानी कि उसके पास जो रिमेनिंग इनकम बचेगी या मंथली इनकम जो है उसकी वो है 35,000 रुपीज। 35,000 में से 20% इतने पे खर्च करता है, रिमेनिंग इस पे खर्च करता है। सो अब क्वेश्चन काफी इजी था ये, और ये डुएबल था विद इन 1 मिनट। विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question says if A, B, C and D are the successive angles of a cyclic quadrilateral, then what is cos A plus cos B plus cos C plus cos D equal to? अब जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री, यानी कि A प्लस सी 180 होगा और B प्लस डी भी आपका 180 होगा। सो हमसे इसने पूछा है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। ठीक है, सो अगर cos A को देखें तो यहाँ पे तो एज इट इज लिख देते हैं इसको, cos B को भी एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन cos C में मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 माइनस ए। सिमिलरली cos D को मैं, ये 180 B के अपोजिट है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 माइनस डी। अब आप देखेंगे, सो इन दोनों का पेयर बना लीजिए, cos A प्लस cos 180 माइनस ए। सो cos A प्लस cos B। अब आप देखिए cos 180 माइनस ए क्या होता है? cos 180 माइनस ए अगर आपको निकालना हो तो आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, सो cos 180 माइनस ए कौन से इसमें क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सो ये आपका कन्वर्ट होके cos ए रहेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो ये माइनस बन जाएगा। सिमिलरली cos 180 माइनस डी जो है आपका वो भी माइनस cos डी बन जाएगा। माइनस कॉस ये आपका डी नहीं होगा, ये आपका बी होगा। ठीक है, ये आपका बी होगा, गलती से बी लिख दिया था। सिमिलरली ये भी आपका माइनस कॉस बी बनेगा, और आपका देखेंगे कॉस ए इससे कैंसिल हो जाएगा और कॉस भी आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आएगा आपके पास 0। ठीक है गाइस, सो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, आपको बेसिक अगर प्रॉपर्टी पता हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था आपके। ठीक है, 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 सेज गिवन द फंक्शन f of x इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13। ये आपको f of x की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है। देन व्हाट इज द सम ऑफ a b c एंड d वेयर fx इज इक्वल टू दिस फंक्शन। यहाँ पे आपको ये fx की एक और वैल्यू दे रखी है, a x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 प्लस डी। सो ये आपको दे रखी है एक और वैल्यू। सो इसमें जो देखने की चीज है वो ये है कि हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताइए। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। सो बेसिक चीज जो मैं इस क्वेश्चन में कर सकता हूँ, जो मुझे बिल्कुल स्ट्राइक कर रही है, वो ये है कि किसी तरीके से अगर मुझे इन सब का सम चाहिए तो मैं ये करूंगा कि मैं किसी तरीके से इनके कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगा। ए के कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट और डी का तो 1 है ही। अगर इन सब के कोफिशिएंट 1 बन जाते हैं सो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? वो मेरा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सो मैं वही चीज आंसर मेरे पास निकल कर आएगा, मतलब ये जो एफ एक्स है ये एफ एक्स पूरा बन के आ जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनकर आ जाएगा। सो मैं यही चीज पुट करूंगा सब, हर जगह में x प्लस 1 को x प्लस 1 x प्लस 1 इन सबको मैं 1 के इक्वल पुट करना चाहूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 को अगर जब मैं 1 के इक्वल पुट करूंगा सो x मेरा 0 के इक्वल आएगा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में मुझे x को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब अगर मैं f ऑफ 0 निकालूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, तो f ऑफ 0 यहाँ पे निकालूंगा, सो f ऑफ 0 की वैल्यू में तो ये 0 बन गई वैल्यू, ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, सो f0 13 आ गया। और ये वाले पर्टिकुलर फंक्शन में ये भी f ऑफ x है, इसमें जब मैं x को 0 पुट करूंगा सो ये फंक्शन मेरा a बनेगा, ये वाला b बनेगा, ये c बनेगा, ये c बनेगा और ये वाला जो है आपका d बनेगा। सो हमारे पास अगर हम दोनों के इक्वेट कर देंगे सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 13।
सो आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का 30। ठीक है गाइस, आई होप सबको सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे होंगे। ये तो थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, अभी आगे जाके आपको और अच्छी वैरायटी मिलेगी इसी पर्टिकुलर वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question says, how many triplets A, B, C of real numbers satisfy the equation AB is equal to minus C, BC is equal to minus A and CA is equal to minus B। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, केसेस देख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, बी सी इज इक्वल टू माइनस ए और सी ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा केस आ रहा है? सबसे पहले तो वो केस बताओ मेरे को। सबसे पहले जो बेसिक केस आपके दिमाग में आना चाहिए वो एक तो ये आना चाहिए 1 1 माइनस 1। अगर हम सिर्फ ए बी और माइनस सी को देखेंगे, सो ए बी माइनस सी को देखेंगे तो ये वाला केस सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला जो माइनस 1 है इसको मैं सेकंड पोजीशन पे रखूँ, यानी कि ये मान लीजिए ये ए बी सी की वैल्यूज है। ठीक है, सो ये पहली वैल्यू हो गई हमारे पास। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं इस माइनस 1 को बी की जगह रख दूं 1 माइनस 1 1, सो तब भी मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है ना? क्योंकि अगर दूसरी क्वेश्चन में देखेंगे तब भी आंसर बिल्कुल 1 आ जाएगा। इस वाली क्वेश्चन में पुट कर लो या इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। तीसरा केस देखें अगर हम, तो तीसरे केस में माइनस 1 को एक ही जगह पुट कर देंगे। सो अभी तक तो 3 केसेस आ गए। चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा केस थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। चौथे केस में हमने एक बार माइनस 1 लिया है, अब हम क्या करते हैं, तीनों को माइनस 1 ले लेते हैं। अगर तीनों को माइनस 1 लेंगे तो अगर हम देखते सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर हम ए बी इज इक्वल टू माइनस सी करेंगे, सो माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 होता है और आपका माइनस ऑफ माइनस 1 आपका ये भी एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाएगा। जो 4 केस तो हो गए हमारे। अब पांचवा केस कोई हो सकता है। अभी तक हमने कौन से केस देखे कि 1 टाइम्स माइनस 1 वाले केस देखे, उसके पी एंड सी केसेस देख लिए, 3 केस आ गए थे उसके। सिमिलरली 3 टाइम्स माइनस 1 वाला केस देखा हमने। और इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि और कोई केस हो सकता है, एक केस हो सकता है कि 0 वाला। अगर तीनों 0 हो तो उसमें कोई केस में कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर तीनों 0 हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एबीसी ऑफ रियल नंबर्स, नो 0 इज अ रियल नंबर, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो तीनों को अगर मैं 0 ले लूंगा तो आंसर मेरा सेटिस्फाई करेगा। सो ये भी सही है। अगर मैं 2 टाइम्स वाला माइनस 1 केस लूँ, कई लोगों को लग रहा होगा 2 टाइम्स माइनस 1 वाला भी चेक कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं 2 टाइम्स माइनस 1 लूंगा, यानी कि यहाँ पे माइनस 1, ये माइनस 1 और ये वाला हमारा 1 हो गया। सो इसमें जब हम देखेंगे, सो ए और ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और माइनस सी जो है, लेकिन वो माइनस सी माइनस 1 होगा। सो 2 टाइम्स माइनस 1 वाला केस हम नहीं ले सकते। सो ये वाला केस हमारा नहीं वैलिड नहीं होगा। सो ये दोनों केस ही हमारे वैलिड होंगे और जिसके हमने दे बना लिए 5 केसेस। सो 5 केसेस हमारे पॉसिबल होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो आंसर आपका लिखना था जो आपको वो था 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर रिटन इन अ स्ट्रेट लाइन 1 4 9 16 25 36 डॉट 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 टू फॉर्म अ 200 डिजिट नंबर। व्हाट इज द 100th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? सो जो नंबर है वो 1 4 9 16 25 36 सारे स्क्वायर्स के नंबर्स को हम कॉन्टिन्यूसली कॉन्सेक्यूटिवली लिखते जा रहे हैं। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है कि 100th डिजिट कौन सी होगी। सो उसके लिए हमें पहले थोड़ा प्रोसीजर वाइज चलना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि सिंगल डिजिट कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 2 डिजिट कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं और वो कितने डिजिट कंज्यूम करते हैं। सो उसके लिए हम टेबल छोटा सा बना लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये टेबल ही बनाना है, ये टेबल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो सोल्यूशन। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होते हैं। सो अगर हम सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करेंगे, रेंज की बात, रेंज लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 हमारे सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। और ये कितने नंबर्स होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखे तो ये 3 नंबर्स होते हैं और इनके टोटल डिजिट्स यूज्ड वो लिख लेते हैं। सो अगर हम देखें 149,
सो 149 जो है 1 to 3 की रेंज में होते हैं नंबर्स में, और इनकी फ्रीक्वेंसी 3 होती है, मतलब 3 नंबर्स हैं और ये 3 डिजिट्स यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स देखूं, 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स देखूं, सो वो मुझे मिलेंगे 4 to 9 की रेंज में, मतलब 4 के स्क्वायर से लेके 9 के स्क्वायर तक मुझे सारे 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। ये कितने नंबर्स होंगे? 6। और हर डिजिट में आपके दो दो नंबर, हर जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, हर नंबर जो आपका दो दो डिजिट्स ले रहा होगा, तो 6 into 2 टोटल डिजिट्स हमारी 12 यूज ले हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करें, सो 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हमारे शुरू होंगे 10 से। सो 10 का स्क्वायर से लेकर हम जाएंगे 31 के स्क्वायर से, क्योंकि 10 का स्क्वायर आपका होता है 100 और 31 का स्क्वायर आपका होता है 961। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, सो वहां पर हम नहीं जाएंगे। सो हम ये देखेंगे ये कितने नंबर्स होते हैं हमारे, ये नंबर्स होते हैं हमारे 31 माइनस 10 प्लस 1 कितना हो गया? 22। सो 22 नंबर्स होते हैं हमारे पास, और हर नंबर में 3 डिजिट्स होती हैं। सो ये हमारे टोटल डिजिट्स यूज करवा देगा 66। सो अभी तक हम देखें तो अभी तक हमारे पास टोटल आ चुका है 66 प्लस 12 78 और 3 81, 81 डिजिट्स used till now, 81 digits used till now। हमें पहुंचना है 100th डिजिट तक। अब हम आ जाएंगे 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स पे। अब 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स पे आ जाएंगे और हमें सिर्फ 19 डिजिट्स और चलना है, क्योंकि 81 डिजिट्स तक हम आ चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? हर जो अगला परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 डिजिट्स देगा। अगर मैं बात करूं, अब 32 का स्क्वायर है, वो मुझे 4 डिजिट्स देगा, यानी कि वो मुझे 85th डिजिट तक ले आएगा। 33 का स्क्वायर जो है वो मुझे 89th डिजिट तक ले आएगा। 34 का स्क्वायर जो है वो 93rd डिजिट तक ले आएगा। 35 का स्क्वायर मुझे 97th डिजिट तक ले आएगा, 97 डिजिट तक ले आएगा। अब जो मुझे 36 का स्क्वायर है उसी में आंसर लाई करता है। 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296, जिसमें से 1 आपकी 98th डिजिट होगी, 2 आपकी जो है 99th डिजिट होगी, और 9 जो है आपकी 9 आपकी क्या होगी? 9 आपकी 100th डिजिट होगी। ठीक है, हमने काउंटिंग करी सिंपल। सो आंसर आपका जो निकल कर आएगा फाइनल वो होगा 9। आंसर होगा आपका 9। 9 होगा आपका 100th डिजिट, अगर हम सारे परफेक्ट स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है। So question 11 says, let f of x is equal to x square plus x plus 2. How many integers s are there? ये s है, s are there so that s lies between 1 and 99 and f of s has a remainder 1 when divided by 6. इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। एक चीज मुझे दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और उसके बाद दे रखा है कि मेरे को अगर मैं एफ ऑफ एस की बात करूं, सो एफ ऑफ एस जो है मेरा 6 से रिमाइंडर उसका 1 आना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ एस को मैं लिख सकता हूँ वो 6 के प्लस 1 में आना चाहिए। ये मैंने जो आपके सामने लिखा है ये जनरल टर्म है। कोई भी नंबर जो अगर 1 रिमाइंडर देता है 6 से, तो मैं उसको 6 के प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन को हमने इंटरप्रेट कर लिया। और एस की रेंज दे रखी है इसने, एस जो है वो 99 से 1 के बीच में लाई करता है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को फोकस करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। अब अगर इस नंबर पे फोकस करा जाए, इस नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो ये नंबर अगर मैं एफ ऑफ एस इसमें डाल दूँ, एज इट इज मैं एक्स की जगह एस डाल दूँ, तो ये नंबर बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। एस की रेंज मुझे दे रखी है कि एस 1 से 99 के बीच में है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा फैक्टराइज करूँ हल्का सा, सो ये मेरा नंबर ऐसा बनेगा एस इंटू एस प्लस 1 प्लस 2। अब इस नंबर पे ध्यान से फोकस करिए, देखिए इस नंबर को। सो एस इंटू एस प्लस 1 जो है ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एस इंटू एस प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, और ये ऑलवेज इवन होता है, ऑलवेज इवन। यानी कि अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए n इंटू एन प्लस 1,
n इंटू एन प्लस वन या s इंटू एस प्लस वन एक ही बात है। अगर मैं ये ले लूँ, ये हमेशा इवन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप n को ऑड लेते हैं सपोज करिए, तो n प्लस वन ऑटोमेटिकली इवन होगा, और ऑड इंटू इवन हमेशा इवन देता है। और अगर आप n को इवन लेते हैं और इंटू ये तो ऑड होगा n प्लस वन, सो इवन इंटू ऑड तब भी इवन आएगा। सो n इंटू एन प्लस वन या फिर इस पर्टिकुलर केस में s इंटू एस प्लस वन हमेशा इवन वैल्यू देगा। सिमिलरली 2 तो इवन है ही, सो इवन प्लस इवन हमेशा आपका इवन आएगा, यानी कि जो एफ ऑफ एस है वो मेरी वैल्यू हमेशा इवन ही आनी चाहिए। ये कंक्लूजन मैंने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए जब 6 से डिवाइड हो, यानी कि जो एफ ऑफ एस है वो 6 के प्लस 1 होना चाहिए। लेकिन 6 के प्लस 1 कैसा नंबर है? ये तो ऑड होएगा हमेशा। 6 के प्लस 1 मतलब 6 के तो हमेशा इवन होगा और 1 हमेशा ऑड होगा। इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड देगा आपको। तो 6 के प्लस 1 की फॉर्म में तो ये कभी हो ही नहीं सकता। s इंटू एस प्लस वन प्लस टू जो है आपका, ये 6 के प्लस 1 के फॉर्म में कभी हो ही नहीं सकता। सो जीरो केसेस होंगे जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था, बस ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था। आपको बस इंटरप्रेट करना था कि ये जो रेंज मुझे दे रखी है, पहले इसको देखा मैंने, ये इवन हो सकता है, ये भी इवन हो सकता है 2, और मुझे क्वेश्चन में जो पूछा है 6 के प्लस 1 वो तो ऑड ही हो सकता है। सो ऑड और इवन का कोई है ही नहीं, कोई सिमिलैरिटी होती ही नहीं है। सो इसलिए जीरो आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस को आई वुड सजेस्ट कि आप नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ताकि आपको आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस को जस्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स ऐसे अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 12 says, in a mathematical game, 100 people are standing in a line and they are required to count off in 5 years 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and so on from the first person in line. The person who says 5 is taken out of the line. Those remaining repeat this procedure until only 4 people remain in the line. What was the original position in the line of the last person to leave? So ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा पजल बेस्ड है, लेकिन आपको आपके पेपर में एलआर नहीं आती, लेकिन ऐसे इस फॉर्म में जो कि थोड़ा मैथ्स और एलआर का क्वेश्चन है, इसको मिक्स करके क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए आप कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में आ सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब मान लीजिए मैं सारे थोड़ा एग्जांपल देने के लिए आपके सामने नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे चलते चलते आपको लास्ट में 96 97 98 99 100। ये मान लीजिए ये सबके नंबर्स हैं, ये जो पर्सन्स खड़े हैं इन सबके नंबर्स हैं। ये 100 बंदे लाइन में खड़े हुए, क्यू में खड़े हुए। उसके बाद इन्होंने काउंट करना शुरू करा। सो जो जो 5 बोलेगा वो आउट होता जाएगा, यानी कि ये यहाँ से शुरू होगा, 5 आउट होता जाएगा। फिर 6 जो बंदा है वो 1 बोलेगा, 7th बंदा 2 बोलेगा, 10th बंदा 5 बोलेगा, आउट होता जाएगा। सो सारे 5 के मल्टीपल्स आउट होते जाएंगे आपके, और सिमिलरली 100 भी आउट होता जाएगा आपका। सो नंबर्स आपके फिर कौन से बचेंगे, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 6 7 8 9, और ऐसे ऐसे चल के लास्ट में आपका 96 97 98 और 99। सो हमने अगर देखा जाए, सो पहले वाले केस में हमारे पास 100 बंदे थे। अब 5 का मल्टीपल था 100, तो इसलिए 20 लोग बाहर हो गए। कौन कौन से, 5 वाला, 10 वाला, 15 वाला, 20 वाला, 100, ऐसी लास्ट में 100 वाला। सो 20 पीपल लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट राउंड। ठीक है, सो अब मेरे पास जो बचे हैं ये वाले, जो ये जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, जो ये वाला केस मैंने बनाया है, इस वाले केस में मेरे पास 80 पीपल है। ठीक है, अब 80 पीपल में अब लोग गिनना शुरू करेंगे दोबारा कि 5 कौन सा है, तो अब निकलेगा 6 निकलेगा, उसके बाद कौन सा निकलेगा, उसके बाद आपका 12 निकलेगा, क्योंकि बीच में 10 तो है नहीं, तो उसके बाद आपका 12 निकलेगा, और ऐसे लास्ट में आपका 99 निकलेगा या नहीं, ये सोचिए। निकलेगा, क्योंकि 80 पीपल में जब हम 5 का मल्टीपल देखेंगे तो लास्ट वाला पर्सन पे 80th मतलब जो 99 है, ये मेरा 80th पर्सन है, और ये 5 का मल्टीपल होता है। सो इसका मीनिंग ये भी आउट होगा। सो इसका मीनिंग है कि जब हम दूसरा राउंड करेंगे तो 80/5 16 पीपल छोड़ देंगे, तो 16 पीपल लीव
आफ्टर सेकेंड राउंड। ठीक है, अब मेरे पास कौन कौन से नंबर्स बचेंगे, अब लिखना धीरे धीरे आपके लिए मुश्किल होता जाएगा अगर आप ऐसे नंबर्स लिखना शुरू करेंगे। अब आप लिखेंगे तो आपके पास नंबर बचेंगे 1 2 3, उसके बाद 4 भी जा चुका है, 5 भी जा चुका है, उसके बाद 4 तो आपका रहेगा, 4 रहेगा, उसके बाद 5 और 6 जा चुका है आपका, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा। सो ऐसे अब आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट वाला जो नंबर होगा आपका, लास्ट वाला जो नंबर है वो आपका 98 आएगा। और ये वाले लोग कितने हैं, ये वाले लोग हैं अब 64 पीपल बचेंगे। कैसे, क्योंकि 80 पीपल है, 80 अपॉन 5 करेंगे, हर पांचवा बंदा छूट रहा है, तो 16 बंदे छूट जाएंगे, तो अब आपके पास 64 पीपल बचेंगे। अब 64 पीपल जो है, 64 पीपल बचेंगे। अब 64 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, ये 5k की फॉर्म में नहीं है, यानी कि जब पांच पांच बंदा छोड़ेगा, मतलब 7 अब बाहर जाएगा, तो 98 बंदा लास्ट में नहीं जाएगा। 98 से पहले 3 बंदे और होंगे, उससे पहला वाला जो बंदा है जो 5k की फॉर्म में, वो जाएगा, तो 98 बच जाएगा। इसका मीनिंग है, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा आपकी क्लोई कन्वीनियंस के लिए। हाँ, अब मेरे पास 64 पीपल बचे हुए थे, और 64 पीपल में से अब मैं 5-5 के काउंट करूंगा, तो सिर्फ 12 पीपल ही जाएंगे, क्योंकि 64/5 करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन लोग तो आपके नेचुरल नंबर्स में ही होंगे। सो 12 पीपल विल लीव आफ्टर दिस राउंड। सो अब आपके 52 पीपल बचेंगे। अब 52 पीपल में, अब ये जो लास्ट है, तो लास्ट में 98 हमारा रहेगा, क्योंकि 98 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 98 अभी लास्ट में ही रहेगा। सिमिलरली 52 जो है, 52 भी इज नॉट अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5, तो जब हम नंबर्स ऐसे 52 पीपल लिखेंगे, जब मैं ऐसे 52 पीपल लिखूंगा, सो उसमें भी लास्ट में आपका 98 ही आएगा। 50 जो 98 है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 98 अभी भी रहेगा। तो 52 में से आप कितने बंदे जाएंगे, 52 में से अपॉन 5 करेंगे तो आप 10 पीपल जाएंगे, तो ये 42 पीपल बचेंगे। अब 42 अगेन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 98 हमेशा लास्ट में बचा रहेगा, तो आप काउंट करते रहेंगे, तो लास्ट केस पे जब आप पहुंचेंगे, सो लास्ट केस पर जब आप पहुंच जाएंगे, सो उसमें कंडीशन क्या बचेगी आपकी, कंडीशन ये रहेगी कि 1 2 3 और 4 ये तो आपके हमेशा रहेंगे, ये तो कभी जाएंगे नहीं, और लास्ट में आपका 98 बचेगा, सारे नंबर कटते जाएंगे, और लास्ट में ये 5 नंबर बचेंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोज रिमेनिंग रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल ओनली 4 पीपल रिमेन इन द लाइन, और वो 4 बंदे कौन से होंगे, 1 2 3 4, और 98 जो मेरा बंदा है वो लास्ट में एग्जिट कर जाएगा। सो आंसर होगा 98। जो ओरिजिनली 98th लाइन में लगा हुआ था, वो लास्ट में एग्जिट करेगा, और 1 2 3 4 एज इट इज हमारे पास रहेंगे, ये वाले बंदे कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो आपको ये पता चले होगा कि लास्ट में कौन से 4 बंदे बचेंगे, और ये 98 वाला जो बंदा है ये बिल्कुल एंड में रहेगा हमारे पास। सो अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करके इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, या फिर लिख लीजिए, काफी अच्छा पजल था। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, इन द स्क्वायर एबीसीडी शोन बिलो द लेंथ ऑफ एफ जी एंड जी सी आर 3 and 5। सो ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ, ई एफ हमें ये दे रखी है, ये वाली सेट एक्स दे रखी है, ई एफ हमें निकालना है। ठीक है गाइस, सो एबीसीडी हमारा एक स्क्वायर है, ये दे रखा है, तो हमसे ई एफ पूछा गया। सो सबसे सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो आपको लगानी है, वो आपको पूरे ट्राइंगल में, आपको क्या, ट्राइंगल या स्क्वायर में आपको क्या यूज करना है, सिमिलैरिटी। इस पूरे में आपको सिमिलैरिटी यूज करनी है। बस सिमिलैरिटी अगर आपने अच्छे से देखी, चीजों को अच्छे से देखा, तो आपको बहुत सारे मैजिक्स दिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिख रहे हैं। अब एक बात देखिए, हमें रेशियो एफ जी और जी सी का दे रखा है, सो मैं वो ट्राइंगल सर्च करूंगा जो मुझे सिमिलर दिख रहे हैं, और जिनमें एफ जी और जी सी दोनों का यूज हुआ हो। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है, एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ये डी एफ जी, डी एफ जी दिख रहा है, और एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है जी सी बी। सो ट्राइंगल डी जी एफ सिमिलर होगा मेरा किसके, ट्राइंगल बी जी सी के। रीजन सोचिए आप क्यों होगा, क्योंकि
अगर आप ये देखिए ABCD क्या स्क्वायर है तो, और अगर AB और CD पैरेलल लाइंस है एक तरीके से, सो ये वाला एंगल जो है इसके एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि आपके क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल्स है आपके। सिमिलरली ये वाला एंगल जो है FGD, ये आपका इसके इक्वल होगा CGB के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब जब दो एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल्स आपके क्या है, सिमिलर हुए। सो इसका मीनिंग है कि ट्राइंगल DGF BGC के सिमिलर होगा। सो आपका मीनिंग ये हुआ कि इसकी साइड जो है, इनकी साइड्स का रेशियो 3:5 होगा। यानी कि अगर मैं DF और CB की बात करूं, सो DF अपॉन CB भी तो 3/5 होगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो DF अपॉन CB का रेशियो भी 3:5 होगा। यानी कि अगर ये 5 है, सो ये वाली साइड 5y मान लीजिए, सो ये वाली साइड 3y होनी चाहिए। और सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, सो BC की लेंथ AD के इक्वल होनी चाहिए। अब AD में DF की लेंथ 3y है, तो बचा हुआ AF क्या होना चाहिए, 2y। तो आपने देखा कैसे सिमिलैरिटी से मैंने सारी रेशियो निकाल ली, मैंने काफी रेशियो निकाल ली कि AD को डिवाइड F किस रेशियो में कर रहा है, 3:2 में। DF की लेंथ 3y होगी और FA की लेंथ 2y होगी। अब देखते हैं, अब मैं कौन से ट्राइंगल सिमिलर कर सकता हूँ वो देख लेते हैं। अब अगर मेरे को सिमिलर करना है और मुझे EF की लेंथ निकालनी है, तो अब आप सोचिए कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करना बेस्ट रहेगा। अब हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करना चाहिए वो वाला ट्राइंगल है हमारा, अगर जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, एक तो हमारा ट्राइंगल FGA, ट्राइंगल FEA। ये ट्राइंगल सिमिलर होगा हमारा बड़ा ट्राइंगल जो कि है CEB कौन सा ट्राइंगल हमारा, ये पूरा ट्राइंगल। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल ही तो कॉमन है, एंगल ही तो दोनों में आ रहा है। और उसके अलावा आप देखें तो CBA भी आपका 90 डिग्री है, और उसके अलावा FAE भी आपका 90 डिग्री है। सो दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर होंगे। अब इसमें सिमिलर का क्या यूज रहेगा वो देख लेते हैं। अब सिमिलर के लिए मुझे दोनों ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो तो पता है, मुझे ये पता है FA और CB का रेशियो 2:5 है, यानी कि इनकी साइड्स का रेशियो 2:5 है। अगर मैं साइड्स का रेशियो लिखना शुरू करूं तो FE अपॉन CE, आपको ये लिखते हैं, एक मिनट, FE अपॉन CE इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका, EA अपॉन EB इज इक्वल टू FA अपॉन CB इज इक्वल टू 2:5 रहेगा आपका रेशियो। सो अब इस ट्राइंगल में वैल्यूज लिखनी शुरू करते हैं जिन जिन की है मेरे पास। FE और CE पे फोकस करते हैं, FE और CE पे से ही मेरा आंसर निकलेगा, मुझे इन दोनों रेशियोज की तो जरूरत ही नहीं है, और ना मेरे को उनके लिखने की जरूरत थी, ये मैंने बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। FE की वैल्यू क्या है, x, जो कि हमें निकालना भी है, सो इसको x लिख लेते हैं। और CE की वैल्यू क्या है पूरी आपकी, x+8, क्योंकि ये 3 है और ये 5 है आपका, 1x+8। सो इसको सॉल्व करना है बस हमें, ये जो पूरी निकला है 2/5 इज इक्वल टू x अपॉन x+8, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो सॉल्व होगा इसका, ये बनेगा 2x+16 इज इक्वल टू 5x, या फिर 3x आपका 16 के इक्वल आ गया, या x की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3। सो आंसर आपका होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 16/3। सो 16/3 EF की लेंथ होगी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ सिमिलैरिटी की जो प्रॉपर्टीज है हमने वो यूज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। क्वेश्चन 14 सेज द डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 3 1 3 6 इज नॉट इक्वल टू पूछा गया हमसे, मतलब तीन जो डिटर्मिनेंट्स है वो इक्वल रहेंगे, और एक हमें देखना है कि कौन सा इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, अगर हम ऑप्शन ए पे जाएं, ऑप्शन ए पे चले, सो ऑप्शन ए में जाए तो ऑप्शन ए और इस जो मेन मैट्रिक्स है इसको कंपेयर करते हैं। सो इसमें हम देखेंगे कि C2 और इसका C2 दोनों सेम है, 1 2 3 1 2 3। सिमिलरली इसका C3 यानी कॉलम 3 1 3 6, इसका कॉलम 3 भी सेम है, लेकिन इसका कॉलम 1 में 1 1 1 है और इसका 2 2 2 है। यानी कि ये वाला अगर मैं रो या कॉलम ऑपरेशन को ही अप्लाई करूं तो किसी तरीके से 2 2 2 बनना चाहिए।
सो वो किसी तरीके से बनता वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं C1 प्लस C2 करूंगा सो उससे भी मेरा 2 टू 2 तो तीनों कॉलम में आ नहीं पाएगा। सो ऑप्शन ए लग रहा है कि हमें ये नॉट इक्वल टू हो सकता है। सो ऑप्शन ए लग रहा है, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ऑप्शन बी में C2 और C3 सेम है ओरिजिनल मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। अब C1 2 3 4 है। C1 2 3 4 कैसे आ सकता है? अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं C1 goes to C1 plus C2, अगर मैं मेन ऑपरेशन लगाऊं C1 goes to C1 plus C2, सो ये ऑपरेशन लगाने से मेरा जो ये कॉलम है 2 3 4 बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे सो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन बी मेरा इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सो इससे मेरे मैट्रिक्स की वैल्यू या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पर जाते हैं। ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे तो C1 सेम है और C3 सेम है। अब C2 फर्क है, C2 है 259 और 259 आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप इसमें ऑपरेशन लगा दे C2 goes to C2 plus C3, अगर मेन मैट्रिक्स में आप ये ऑपरेशन लगा देंगे सो अब आपका ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, ये 2 प्लस 3 5 बन जाएगा और 3 प्लस 6 9 बन जाएगा। सो ये दोनों मैट्रिक डिटर्मिनेंट जो है इक्वल हो जाएंगे। सो मेन मैट डिटर्मिनेंट C के इक्वल होगा, सो C भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी पर आते हैं। ऑप्शन डी में अगर आप देखेंगे अगेन C2 और C3 कॉलम जो है मेरा इक्वल होगा मेन डिटर्मिनेंट के, लेकिन जो फर्क है वो 3 6 10 C1 का है। अब C1 कैसे आ सकता है मेरा? अगर मैं थोड़ा PNC देखूंगा लगा के, सो उसमें तीनों कॉलम्स को अगर ऐड कर रहा हूँ C1 C2 C3, सो मेरा 3 यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे 10 बन रहा है। सो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई करा होगा C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3। सो ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू 3 6 10 आ जाएगी। सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए ही आंसर होगा, और वो निकल के भी नहीं आ रहा था इक्वल। सो ये तीनों डिटर्मिनेंट्स बी सी डी इक्वल होंगे और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आई होप अब ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सो इसको ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करके इनका सोल्यूशन वगैरह जो है आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी आपको मांगते हैं कि आपका जो भी आपके फॉर्मूलाज इसमें डील करेंगे हम, उन फॉर्मूला का आपको एप्लीकेशन अच्छे से आता हो। क्वेश्चन 15 देखते हैं। If A is a 3x3 non-singular matrix such that A into A transpose is equal to A transpose into A and B is equal to A inverse into A transpose, then B into B transpose equals, चलिए देख लेते हैं। सो B into B transpose ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सो B into B transpose की वैल्यू इसने हमसे पूछी, तो सबसे पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। B की वैल्यू क्या दे रखी है? B की वैल्यू दे रखी है A इनवर्स A ट्रांसपोज, और उसके अलावा B ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं। ये तो हमने B की वैल्यू लिखी है, अब ये मल्टीप्लाई है B ट्रांसपोज से, सो दोबारा B ट्रांसपोज लिख लेते हैं हम, इसका ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे? अब आपको जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ रेड से, वो वाली प्रॉपर्टीज आपको अगर याद है तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से, ठीक है। और एक जो आपका फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है वो ये होता है कि ए इनवर्स इंटू ए करते हैं आप, सो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी तक हमने ये पूरी वैल्यू आपकी बी थी और ये वाली वैल्यू आपकी बी ट्रांसपोज है। सो अब अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा, ये आपको ए बी और इसका पूरा ट्रांसपोज दे रखा है। सो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कैसे चेंज होगी वो देख लेते हैं। ये आपका पहले बन जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये आपका जो ए इनवर्स है इसका ट्रांसपोज, ए इनवर्स है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। सो ये आपका अब आप देखिएगा, अब आपको यहाँ पे दिखेगा ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल ही आ जाता है।
सो यहाँ पे हमारी वही प्रॉपर्टी लग रही है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू तो निकल कर ए ही आ जाएगी, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो अब ये वाले को फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब क्वेश्चन पे जाओ, ए ट्रांसपोज इंटू ए, हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज दे रखा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, बस दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने, और इंटू हमारे ए इनवर्स का ट्रांसपोज तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। सो इसको अब सिंप्लीफाई करना है, सो ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी बताया आप लोगों को, और उसके बाद हमारा बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, ये आपका गलत हो गया, एक मिनट, ये आपका था ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब अगर जो ये है ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम बैकवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की दे रखी हो तो मैं उसको ए बी ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ, तो वही चीज हम करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और आई इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सो ये बन जाएगा मेरा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सो ये जो पूरी वैल्यू निकल कर आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकल कर आएगी, और वो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। सारी जगह आपको बस ये ध्यान रखना था कि कहाँ पे हमारा ट्रांसपोज है, कहाँ पे इनवर्स है, और ये जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी है बस इनका यूज था, सिंपल सा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन में, बस ध्यान से आपको चीजों को एक एक करके देखना है, और ये देखना है कि हम सारी चीजों को यूज कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ये वाली स्टेटमेंट थी, इसका एक जगह यूज था, अगर मैं इसका यहाँ पे यूज नहीं करता तो फिर ये पूरा क्वेश्चन आगे होता ही नहीं। तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको अच्छे से यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 16 says log 81 base 12 is equal to p, then 3 into 4 minus p upon 4 plus p is equal to। So सबसे पहले तो उसका देख लेते हैं, log 81 upon log 12 लिख सकते हैं इसको, is equal to p, और उसके बाद हमें दे रखा है, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हमें इस फॉर्म में लाना है 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी। सो मैं इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा, अगर मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ अपॉन log 12 इज इक्वल टू पी। अब 4 जो है मेरा बाहर कोफिशिएंट बन जाएगा log 3 का, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 log 3 अपॉन log 12 इज इक्वल टू पी, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 4 बाय पी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 मतलब पी को इधर ले आऊंगा, उधर ये उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 4 बाय पी इज इक्वल टू log 12 अपॉन log 3, ठीक है। ये बेसिक स्टेप हो गया। अब मेरे पास 4 बाई पी आ गया, और 4 प्लस पी 4 माइनस पी दिखा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिनको नहीं आता अप्लाई वो बता देता हूँ। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन आपका ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होता है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है, जिनको नहीं पता उनके लिए बताया मैंने। अब इस क्वेश्चन में वो कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, अगर हम अप्लाई करें, अप्लाई सी एंड डी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ पे इस वाले में अप्लाई करेंगे हम, सो ये बन जाएगा 4 प्लस पी अपॉन 4 माइनस पी इज इक्वल टू log 12 प्लस log 3 अपॉन log 12 माइनस log 3, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा log 12 प्लस log 3 क्या होता है log 36, और log 12 माइनस log 3 क्या हो जाएगा आपका log 4 हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है आपका log m अपॉन n, ठीक है। सो अगर इसको मैं आगे फर्दर इसको इरेज ही कर देते हैं, सो यहाँ तक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हमें फर्दर इसको लिखना है तो 4 प्लस पी अपॉन 4 माइनस पी आपका इक्वल होगा log 6 का स्क्वायर अपॉन log 2 का स्क्वायर, यानी कि
और 2 दोनों में बाहर आएगा तो ये कट जाएगा 4 प्लस पी अपॉन 4 माइनस पी जो है आपका 2 log 6 अपॉन 2 log 2 के इक्वल होगा। सो 4 प्लस पी अपॉन 4 माइनस पी की वैल्यू log 6 अपॉन log 2 आ गई, लेकिन मुझसे इसने ऑप्शन में जो क्वेश्चन में 4 माइनस पी है, सो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स कर दूंगा। सो ये बन जाएगा 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 2 अपॉन log 6। अब इसमें मुझे 3 और मल्टीप्लाई करना है, सो दोनों तरफ मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये बनेगा 3 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी इज इक्वल टू 3 log 2 अपॉन log 6। अब 3 जो है आपकी पावर बन जाएगा 2 की, सो ये बन जाएगा log 8 अपॉन log 6। सो ये इसको हम लिख सकते हैं log 8 बेस 6। सो log 8 बेस 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है गाइस। सो क्वेश्चन को बेस्ट तरीका क्या था, मैंने आपको बताया लॉग का क्वेश्चन का। लॉग के क्वेश्चन ऐसे जिनमें वो आपसे सिंप्लीफिकेशन करवाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन से बस आपको लॉग के क्वेश्चन में CND का भी ध्यान रखना चाहिए, एंड प्लस लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है 5 से 6 वो आपको पता होनी चाहिए, तो लॉग के क्वेश्चन आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 says a number is by mistake divided by 6 instead of being multiplied by 6. Find the percentage change in the result due to this mistake. अब वो जो भी नंबर है वो हमें 6 से डिवाइड होने की बजाय 6 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 6 से मतलब उल्टा कह दिया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई करना था हमें, लेकिन हमने उसको 6 से डिवाइड कर दिया। सो नंबर ही ऐसा लेते हैं जो 6 से डिवाइड हो जाए। लेट नंबर बी 6। ठीक है, सो हमने जो नंबर हमने गलती से इसको 6 से डिवाइड कर दिया, नंबर हमारे पास निकल कर आ गया 1, जबकि हमें इसको करना क्या था, हमें इसको करना था मल्टीप्लाई बाय 6 करना था। सो उसको हम जब मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 36 आएगा। सो ये हमारा एक्चुअल नंबर था और ये हमारा जो इनकरेक्ट नंबर था। ठीक है, अब ये देखना है कि एरर परसेंटेज कितना है। एरर परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना 35 अपॉन 36 इंटू 100। 35 पर 36 इंटू 100 देख लीजिए कितना परसेंटेज होता है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि यार ये इतना मुश्किल है, इतनी टफ कैलकुलेशन है, 35 पर 36 करने में टाइम लगेगा। सो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि आप 35 पर 36 निकालने की बजाय आप 1/36 निकालिए। फिर उसमें से अगर आप 1 माइनस 1/36 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 35/36 आ जाएगा। सो 1/36 पे फोकस करिए। अब 1/36 के लिए क्या टेक्निक है, आपको पता है कि 1/30 की वैल्यू जो होती है वो 3.33% होती है, क्योंकि 1/3 33.33% होता है। सो 1/3 की 30 की वैल्यू 3.33% होता है। और 1/30 और 1/36 को कंपेयर करूं, सो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 1/36 की वैल्यू है वो लेस देन होगी 3.33% से। 1/36 की वैल्यू जो है वो 3.33% से कम होगी। यानी कि अब मुझे आंसर जो निकालना है वो मुझे 100 माइनस करना था, क्योंकि मैं आपको 1 माइनस 35/36 बोल रहा हूँ जब से, यानी कि मुझे 100 माइनस आंसर करना है। तो मुझे 100 माइनस 3.33% करना पड़ेगा, और जो मेरी वैल्यू आएगी 96.66%, यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो ग्रेटर देन 96.66% होना चाहिए। ठीक है, ये बात सबको क्लियर आई है। मैंने 1/30 अप्रॉक्स कर लिया। 1/30 3.33% होता है। अब 1/30 3.33% होता है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए 35/36 की वो 96.66% होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। अब ऑप्शंस पे जाएंगे, 96.66% से बड़ी कितनी वैल्यूज है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी। सो बिना चेक करे, बिना कोई कैलकुलेशन करे, ऑप्शन डी 97.22% हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 18 says if a plus b plus c is equal to c and tan a is equal to k tan b and a minus b is equal to phi then sin c। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे यानी कि 45-30 करेंगे या 30-30 पुट करेंगे ए बी की, सो ये वाली वैल्यू पुट करके तो आपके पास दो ऑप्शन या एक दो ऑप्शन आपके सामने सेम आ जाएंगे। सो ये वाला ट्राई मत करिएगा। 45-30 करेंगे तो आपको साइन 15
या cos 75, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो उसके लिए आपको फर्दर टाइम लग जाएगा। सो बेस्ट तरीका क्या है कि इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच से करने के लिए ये जो फॉर्मूला दे रखा है tan A इज इक्वल टू k tan B, इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो tan A होगा हमारा sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू k sin B अपॉन cos B। अब यहाँ पे दो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखो, k प्लस वन अपॉन k माइनस वन दे रखा है। सो मैं किसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाने की कोशिश करूंगा। सो ये बनेगा sin A cos B अपॉन sin B cos A is equal to k. Now if I apply C and D component और dividendo, जैसे कुछ देर पहले अप्लाई किया था, सो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर C and D आपको अप्लाई करना आता है तो काफी चीजें आपके लिए इजी हो जाती है। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा sin A cos B प्लस sin B cos A अपॉन sin A cos B माइनस sin B cos A इज इक्वल टू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। ठीक है, अब ये जो आपका LHS में न्यूमरेटर है, ये आपका क्या बन जाएगा, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है आपका साइन A प्लस बी, दिस इज नथिंग बट साइन A प्लस बी। और जो डिनोमिनेटर है आपका ये है कि आपका साइन A माइनस बी, और ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल है, k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। हमसे इसने पूछा है साइन C। अब A प्लस बी की वैल्यू C दे रखी है, इसकी a प्लस बी की वैल्यू C दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन C। और a माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में फाइ दे रखी है, तो साइन C अपॉन साइन फाइ किसके इक्वल आ गया, k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। तो साइन C की वैल्यू हमसे पूछिए, साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस वन अपॉन k माइनस वन, k प्लस वन अपॉन k माइनस वन इंटू आपका साइन फाइ। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते हो तो वैल्यू पुटिंग में एक दो ऑप्शन आपके इक्वल आ जाते, सो वो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो इतना सजेस्टेड मेथड नहीं कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 says in the adjoining figure the lines represent one way roads allowing travel only northwards or only westwards. Along how many distinct routes can a car reach point B from point A? मतलब यहाँ से कार को यहाँ पे पहुंचना है, नहीं उल्टा कह दिया मैंने, ए से कार को बी पे पहुंचना है, ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कार या तो सिर्फ वेस्ट में जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है, नॉर्थ या फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो कितने रूट्स बन सकते हैं। सो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होती है, आप इसमें पीएनसी का बेस्ट अप्रोच बेस्ट फॉर्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं वो ये होता है, हम अगर देखें कि अगर किसी बंदे को ए से बी पर जाना है तो उसको वेस्ट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में कितने स्टेप्स चलने हैं, 1 2 3 4 5। तो उसको अगर मैं देखूं तो वेस्ट डायरेक्शन में उसको 5 स्टेप्स चलने। सिमिलरली अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करूं, सो अगर वो यहां पर पहुंच गया, सो उसको ऊपर में कितने चलने, 1 2 3। सो नॉर्थ डायरेक्शन में उसको स्टेप्स चलने 3। अब ये जो मैंने पूरा कॉम्बिनेशन लिखा है, इसको देख के आपको कुछ याद आ गया होगा पीएनसी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सो इस पैटर्न का मीनिंग क्या हुआ कि ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अब इस पैटर्न को मैं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पहले वो 5 वेस्ट की तरफ स्टेप चला, फिर 3 वो नॉर्थ की तरफ चला, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, या फिर मैं इसको कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। सो मेरे लिए क्वेश्चन क्या बन गया कि मेरे को बस ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना है इसको मुझे अरेंज करना है डिफरेंट तरीकों में, क्योंकि नेट वो चलेगा 5 वो वेस्ट की तरफ चलना है और 3 उसको नॉर्थ की तरफ चलना है, लेकिन ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड। वो पहले हो सकता है उसके मन में पहले नॉर्थ डायरेक्शन चल ले, पहले वेस्ट चल ले, सो ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बस पी एंड सी से कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। ये टोटल कितने नंबर आपके पास, 8 फैक्टोरियल, और W 5 बार आ रहा है और N 3 बार आ रहा है, सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये टोटल कॉम्बिनेशन होंगे आपके सामने। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आएगा 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, और नीचे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है
आपका, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, सो आंसर आएगा 7 into 8 विच इज 56। सो 56 वुड बी द राइट आंसर, यानी कि 56 वेज है जहां पर ए बी तक पहुंच सकता है। सिमिलरली अगर बी को ए पर पहुंचना हो तो वो भी 56 वेज ही होंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें वो अभी नॉर्थ चल रहा है, अभी इसको 3 साउथ के चलने पड़ेंगे और 5 आपको ईस्ट के चलने पड़ेंगे, तो बी को ए पे आना है, उसके भी 56 वेज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करें और बेस्ट यूज अपना पीएनसी नॉलेज का कैसा कर रहे हैं। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 says इन द फिगर बिलो एंगल एबीसी और बीडीए दोनों हमारे दे रखे हैं राइट एंगल्स। इफ वी प्लस डब्ल्यू ये दोनों हमें 35 दे रखा है और एक्स और वाई हमें 37 दे रखे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा जाए तो एक चीज तो मुझे दिख रही है, डब्ल्यू वी और एक्स ये तीनों एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के वो क्या है, एक कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ, मतलब वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं। सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि नहीं, कि डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और एक चीज अभी क्वेश्चन में हमें दे रखी है कि डब्ल्यू प्लस वी जो है वो मुझे दे रखा है 35। ये वाली जो स्टेटमेंट है v प्लस डब्ल्यू 35 है। अब मुझे इस स्टेटमेंट तक पहुंचना है, तो स्टेटमेंट पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सो निकल कर आएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। अगर 35 का स्क्वायर याद है तो लिख लो, लेकिन अगर याद नहीं है तो कैलकुलेट मत करो, क्योंकि बाद में हो सकता है हम स्क्वायर को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। देखते हैं। अब डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हमने देख लिया एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब उसके अलावा 2 वी डब्ल्यू, अब वी डब्ल्यू की वैल्यू अगर हमें चाहिए एक्स के टर्म्स में थोड़ी बहुत, तो वो कैसे लिख सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी को देखें, तो ट्राइंगल ए बी सी के एरिया निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं आपके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दो है, तो आपके दो बेसिस हैं और दो हाइट्स है। इसका एरिया या तो ये हो सकता है हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू वी, या फिर इसका एरिया ये भी तो हो सकता है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि W इंटू वी भी आपका बेस इंटू हाइट की तरह एक्ट कर रहा है और Y इंटू एक्स भी कर रहा है। सो उसका मीनिंग क्या हुआ कि WV जो है आपका वो x इंटू वाई के इक्वल रहेगा। एक रिलेशन हमने ये निकाल लिया, WV XY के इक्वल है, एक रिलेशन हमने ये निकाला था। अब इन दोनों रिलेशन को पुट करके अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यूज करेंगे, तो 2VW की जगह मैं लिख दूंगा 2XY इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2XY, हमसे क्वेश्चन ने पूछा y, सो y की वैल्यू पूछी हमसे, सो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही हुई दिख रही है मुझे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो यही तो निकल कर आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2XY। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू 37 है, सो इसको इनपुट करेंगे, सो 37 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। बस सारी वैल्यूज आ गए, वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी। सो वाई का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, वाई का स्क्वायर होगा हमारे पास 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 37 प्लस 35 और 37 माइनस 35, सो 37 प्लस 35 कितना होता है आपका, सो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 72 इंटू 2 इंटू 144, सो वाई स्क्वायर 144 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12, सो आंसर होगा आपका 12 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, एक तो ये तरीका था जनरल तरीका जो कि पूरा अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन था, और अगर आप ऑप्शंस का भी थोड़ा यूज कर सकते थे, ऑप्शंस का आपको ये देखना चाहिए था कि जो 12 है वो हमारे काफी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आता है। अगर मैं 12 को देखूं तो 12 से मेरे कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन सकते हैं, एक तो मेरा 12 16 20 3 4 5 के में बन सकता है। ठीक है, और कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन सकता है मेरा, और उसके अलावा अगर मैं बनाना चाहूँ, एक तो 12 16 20 वाला मेरा ये बन रहा है मेरा 3:4:5 वाले रेशियो में, और इसके अलावा मैं देख लूँ सो मेरा बन सकता है 9 12 15, हाँ 9 12 15, सो इसमें भी मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। सो जब आप 12 को यहाँ पे फिक्स करेंगे
सो ऑटोमेटिकली ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखेगा आपको 12, 16, 20 और 9, 12, 15, क्योंकि दोनों 3:4:5 की रेशियो में। सो अब ऑप्शन का भी यूज करके देख सकते थे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ज्यादा से ज्यादा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेट जो है हमारा 10 क्वेश्चंस का एमसीक्यू पे। So question 21 says, for how many values of k is 12 raised to the power 12 the least common multiple of 6 raised to the power 6, 8 raised to the power 8 and k? So सबसे पहले 12 raised to the power 12 को फैक्टराइज जब हम करेंगे so ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 12 या फिर 2 raised to the power 24 इंटू 3 raised to the power 12। सो ये मेरा एलसीएम बनना चाहिए और 6 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 एंड 8 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 2 की पावर 3 होती है और मल्टीप्लाई 8 से होगा। सो ये होगा 2 की पावर 24। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम अगर मेरे को निकालना चाहूँ, अगर मैं के को कंसिडर ही ना करूँ, सो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है मेरे पास 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 6 और जो मेरा एलसीएम आना चाहिए वो आना चाहिए 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12। सो इसका मीनिंग है कि 3 की पावर 12 के में होना ही होनी चाहिए। सो जो के की वैल्यू होगी उसमें 3 की पावर 12 होना ही चाहिए, तभी मेरा एलसीएम में 3 की पावर 12 हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की कोई भी पावर हो सकती है, 2 की पावर 0 भी हो सकती है और ये मेरा अप टू जा सकता है 2 की पावर 24 तक, 2 की पावर 24 तक। ठीक है गाइस, सो के की वैल्यू 3 की पावर 12 हो सकती है, उसके बाद 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 1, फिर अगली वैल्यू 3 की पावर 12 इंटू 2 स्क्वायर हो सकती है और ऐसे चलते चलते आप कहाँ तक जा सकते हैं 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 24। सो ये सारी वैल्यूज अगर के की होंगी तो एलसीएम हमेशा हमारा 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12 यानी कि 12 की पावर 12 ही एलसीएम आएगा। सो ये कितनी वैल्यूज हो गई, अगर हम काउंट करना चाहें तो सिंपल है, 0 से लेकर 24 तक काउंट करना है। कितने नंबर्स हो गए 25। सो आंसर क्या है 25। ठीक है गाइस, क्वेश्चन 21 इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन 22 पे। So guys, question 22 says a circular coin of unit radius is flipped and it falls on a square shaped table of length 10 units. So what is the probability that the coin lies completely inside the table? So मैंने एक आपके लिए स्क्वायर टेबल और कॉइन बना रखा है ऑलरेडी फिगर में। सो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम, अगर हम ये देखें कि मान लीजिए ये हमारा कॉइन है जिसको मैं हिला रहा हूँ। सो ये वाला कॉइन अगर मेरे को स्क्वायर मतलब टेबल के बाहर नहीं चाहिए तो ये कॉइन कहाँ पर आ सकता है। सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ तो इस वाले कॉर्नर पे देखूँ तो यहाँ पे ये मैक्सिमम आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मूव करता रहूँ, सो अगर कॉइन यहाँ पे टच होता हुआ चल रहा है, सो अभी तक ये स्क्वायर के अंदर है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में करूंगा ये बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रेस करता जाऊं, सो अभी तक ये कॉइन हमारा टेबल के अंदर चल रहा है। तो इसमें अगर मुझे पता लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेंटर को ट्रेस कर सकता हूँ। किसी भी आपको अगर कॉइन ट्रेस करना है कि कॉइन की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, सो मैं उसके सेंटर के ट्रेस करूंगा। जब मैंने जो आपके सामने ये पूरी डायग्राम बनाया था, इसमें अगर मैं कॉइन को इसका सेंटर इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता हूँ, ठीक है, सो उस पर्टिकुलर चीज से मुझे पता चलेगा कि कॉइन का अगर सेंटर यहाँ से बाहर चला गया, सो यहाँ पे मेरे को फिर दिक्कत हो जाएगी और कॉइन मेरा टेबल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये वाली जो पूरी लाइन मैं आपके सामने ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, इससे मुझे ये पता चलता है कि कॉइन जो है मेरा, अगर कॉइन का सेंटर मेरा ग्रीन पोर्शन में है, इफ कॉइन सेंटर इज इन ग्रीन पोर्शन, तो मेरा जो कॉइन है वो टेबल के अंदर रहेगा। सो मुझे बस यही पता करना है कि ये ग्रीन पोर्शन कितना है। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ठीक है, ये जो पूरा मैंने आपके सामने अलग से ये जो स्क्वायर बना है इसके अंदर, ये पूरा मुझे चाहिए। अब ये आपका 10 क्रॉस 10 का स्क्वायर है। अब ये वाली साइड आपको पता है ये रेडियस के इक्वल था, क्योंकि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस की बात करूं ये आपका रेडियस ही है 1 के इक्वल है। सो यहाँ पे भी 1 का गैप है और यहाँ पे भी 1 का गैप है। सो इसका मीनिंग क्या है, ये जो इनर स्क्वायर है, ये जो इनर स्क्वायर बना है ग्रीन कलर का, इसकी डायमेंशन होगी 8x8 और जो आउटर स्क्वायर है उसकी डायमेंशन होगी आपकी 10 क्रॉस 10।
सो मुझे बस यही पता करना है कि 8 क्रॉस 8 10 क्रॉस 10 का कितना कितना पार्ट है, उससे मेरी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। सो आंसर होगा 8 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर विच इज 64 बाय 100 और 16 बाय 25। सो इसका मीनिंग ये है कि अगर अगर जो कॉइन है वो टेबल पे गिरता है तो 16 बाय 25 प्रोबेबिलिटी है कि वो टेबल के अंदर रहेगा, लेकिन अगर कॉइन का सेंटर इस वाइट रीजन में रहेगा या फिर इस वाले रीजन में रहेगा जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, अगर कॉइन का सेंटर ब्लू रीजन में रहेगा आपका, तो फिर कॉइन जो है स्क्वायर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है गाइस, सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रेसिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, वी आर ट्रेसिंग द सेंटर ऑफ कॉइन, सर्कल जो भी कह लीजिए, उस सेंटर का कॉइन जहां पर होगा वहीं पर उसकी एजेस टच करेगी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने बस ये निकाल लिया कि कहाँ पे उसका सेंटर इस लाइन के साथ चलेगा और उसका फिर एरिया निकाल। ठीक है गाइस, तो आंसर होगा आपका 16 बाय 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 23, two gears are circular and the circles are tangent as shown. If the centers are fixed and the radii are 30 centimeter and 40 centimeter, how many revolutions will the larger circle have made when the smaller circle has made 4 revolutions? सो अगर बात करें स्मॉलर सर्कल की, सो उसका जो एक रेवोल्यूशन होगा वो 2/30 में लेगा वो, और उसके अलावा जो बड़ा सर्कल है उसका एक रेवोल्यूशन 2/40 के इक्वल होगा, जो कि सर्कमफ्रेंस होता है। ये सी स्मॉल लगा लीजिए, ये सी बिगर सर्कल लगा लीजिए। ठीक है, 2 स्मॉलर गियर हो गए, ये बिगर गियर हो गए। सो ये 4 रेवोल्यूशन लेता है स्मॉलर सर्कल। सो 2/30 इंटू 4, ये आपकी वैल्यू होगी कि जितने टाइम में ये 4 रेवोल्यूशन लेगा उतने टाइम में ये बिगर सर्कल कितना लेगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये मान लीजिए ये x रेवोल्यूशंस लेगा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। सो 2/30 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू एक्स के। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 30 इंटू 4/140 करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन था। कुछ भी बस लैंग्वेज में हो सकता है पढ़ के आपको टेंजेंट सर्कल गियर्स पढ़ के थोड़ा सा दिक्कत लगी हो, क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इजी कैटेगरी में मैं डालूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे गाइस, ऐसे क्वेश्चन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कट ऑफ आपकी कैसे क्लियर होगी। सो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने मॉक्स में डाले ताकि आप बिल्कुल आपका स्कोर भी बूस्ट हो उनसे। सो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 24 says if g of x is equal to 1 minus x square and f of gx is equal to 1 minus x square upon x square, find f of 3 4। सो हमें f of gx दे रखा है, हमें fx कहीं नहीं दे रखा। सो अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं ये पुट करता हूँ, सो इसका मीनिंग क्या है, f of gx जो है मेरा f of 3 4 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि मेरा जो g of x है वो 3/4 के इक्वल होना चाहिए, और g of x मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। सो इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दूंगा। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3/4 या फिर 1/4। अब एक्स स्क्वायर 1/4 आ गया। अब ये मत करने बैठ जाना कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होगी, ये वाली चीज करके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिलने, क्योंकि अगर आप इस वाले फंक्शन में देखोगे आपको x की वैल्यू से मतलब था। अब f of gx आपको पता चल गया, f of gx की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू हर जगह हमारे पास आ चुकी है 1/4। सो x की वैल्यू निकाल के आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। सो इसमें बस पुट कर देंगे x स्क्वायर की वैल्यू 1/4, सो 1 माइनस 1/4 अपॉन 1/4। सो आंसर आ जाएगा 3/4 अपॉन 1/4। सो आंसर हो जाएगा 3। सो 3 आंसर होगा अगर f of 3/4 हमसे पूछा जाए। ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये फंक्शन के ये आपके कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन था। तो कंपोजिट फंक्शन में आपको डायरेक्ट 3/4 कहीं भी पुट नहीं करना था। आपने पहले gx को 3/4 के इक्वल पुट करा, उससे अपनी x की वैल्यू निकाली, फिर जो x की वैल्यू आई वो आपने इस इक्वेशन में जाके पुट करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 25 अगेन इजी, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस मैं नहीं करना चाहूंगा। इफ हमें दे रखा है, लेकिन कर लेते हैं, बस 2 मिनट 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें 60 टर्म्स दे रखी है, आप हर 2 टर्म्स को सम करोगे -9 आएगा, इस सम का करोगे -9, 5 - 14 करोगे -9, हर
सम ऑफ एवरी टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स आपको -9 दे रखा है, तो सम ऑफ 60 टर्म्स क्या होगा, इंटू 30 कर देंगे बस, -9 इंटू 30 कर देंगे आप, सो आंसर आ जाएगा -270 विच इज ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन गाइज आप लोग सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, सो इसलिए मैंने अपने मॉक में कुछ टफ भी रखे थे, सबका मिक्सचर रखा हुआ। 26 पे चलते हैं। So question 26 says Mr. Nair's monthly salary is 22,500. He took a loan of 30,000 on simple interest for 3 years at the rate of 5% per annum. The amount that he will be paying is simple interest in 3 years is what percent of his monthly salary? So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो कि होता है PRT अपॉन 100। सो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 30,000 और इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और ईयर्स आपके 3 है, अपॉन 100 कर देंगे। सो इसका आपका आ जाएगा 15 इंटू 300 विच इज 4500। और हमसे पूछा गया ये जो सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ इज मंथली सैलरी। सो 4500 और इसकी मंथली सैलरी 22,500 दे रखी है, अपॉन 22,500 इंटू 100 करेंगे। सो ये आपका आ जाएगा, ये 45 5 से 225 होता है, सो आंसर आ जाएगा 20%। सो 20% होगा ऑप्शन सी। अगेन इजी क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन 27 पे से चलते हैं। ट्रू ट्रेन्स एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर एंड फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Jaipur and Jodhpur respectively. If x is moving at 45 km per hour, then the speed of y is. So ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसकी डेरिवेशन भी होती है। अगर आप डेरिवेशन मुझे बोलेंगे तो मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की किसी वीडियो में इसकी डेरिवेशन भी करवा दूंगा आपको बिल्कुल, लेकिन आपकी जो डेरिवेशन जो निकल के फॉर्मूला आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए दो पर्सन है, टू पर्सन ट्रेन एक्स एंड वाई। सो दो पर्सन जो निकले जोधपुर और जयपुर से। सो ये मान लीजिए ये जोधपुर वाला बंदा है और ये जयपुर वाली ट्रेन है। सो जब ये पास करते हैं एक दूसरे को, सो ये इन्होंने लिखा है कि आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes। मतलब जो ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही थी, इसको 4/5 hours और लगे अपनी डेस्टिनेशन यानी जयपुर पे पहुंचने के लिए। और जो आपकी ये जयपुर वाली ट्रेन थी जो इस डायरेक्शन में आ रही थी, उसको मीटिंग करने के बाद इस वाले पॉइंट के बाद उसको 3 hours 20 minutes और लगे, यानी कि 1/3 hours और लगे। सो इन पर्टिकुलर केसेस में आपको क्वेश्चन आपका आंसर क्या होता है, अगर ये S1 स्पीड से जा रहा है और अगर ये वाली ट्रेन S2 स्पीड से जा रही है, सो आपका सोल्यूशन होता है कि S1 अपॉन S2 इक्वल होता है आपका अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, वेयर T1 एंड T2 where T1 and T2 are the time are the respective time that they take after crossing each other, that they take after crossing each other। सो वही चीज बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। हमें स्पीड दे रखी है, एक्स की दे रखी है, S1 दे रखा है हमें। सो S1 को पुट करेंगे 45 और S2 को पुट करेंगे, S2 की वैल्यू हमें नहीं पता, उसको x मान लेंगे। उसके बाद T2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3/1/3 है। सो 3/1/3 यहाँ पे करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा 10/3। और T1 की वैल्यू है 4/5, इसको करेंगे सो ये बनेगा हमारा 24/5। सो 45/x जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये बनेगा हमारा 10/3 इंटू 5/24। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 5 12। सो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 25/36, या फिर इसको कह सकते हैं 5/6। सो 45/x की वैल्यू आपके सामने, ये वाले दोनों को देखिए आप, 45/x की जो वैल्यू है वो 5/6 के इक्वल आ गई। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 45 इंटू 6 अपॉन 5 विच इज 54 किलोमीटर्स पर आवर। सो जो हमारी ट्रेन y है उसकी स्पीड हो जाएगी 54 किलोमीटर्स पर आवर। सो ये डिराइव्ड फॉर्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन आप बोलेंगे तो मैं करवा भी दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 पे चलते हैं।
Question 28. Suppose m and n are positive integers with m less than n. The value of m plus 5 upon n plus 5 will be sometimes less than m by always less, always greater, या none of this. So हमें comparison करना है m plus 5 अपॉन n plus 5 का कंपैरिजन करना है हमें, और इसका कंपैरिजन हमें करना है n by n से. सो आप इसके बीच में कौन सा साइन आएगा वो देखना है. सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, मैंने एक वीडियो बना रखी है स्पीड मैथ्स की, स्पीड मैथ्स, उसमें मैंने आपके सामने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की वीडियो बना रखी है. उस वीडियो में अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, सो वो उस वीडियो के बाद आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में कभी कोई इशू नहीं आएगा. थोड़ी सी शायद 40-45 मिनट्स की वीडियो होगी. उस वीडियो के बाद आपको फ्रैक्शन में कंपैरिजन, जैसे मान लीजिए ऐसी कोई फ्रैक्शन है आपके सामने 345 अपॉन 381, और दूसरा नंबर आपके सामने मान लीजिए 354 अपॉन 379. मान लीजिए अगर आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, सो आप विद इन अ सेकेंड, आई एम गारंटिंग यू, विद इन अ सेकेंड आप बता सकेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी होगी. सो वो वाली वीडियो बिल्कुल जाके देख लीजिएगा. ये वाला क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ. इस वाले क्वेश्चन में सिंपली आपका जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन का आएगा, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा. सो ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा. उस वाली वीडियो को देख लीजिए जाके, आपकी उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन स्पीड मैथ्स. उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे लॉजिक्स, आपको इस चीज का आपने लॉजिक एक्चुअली रटा हुआ होगा कि अगर आपको m+5, अगर सेम मान लीजिए a बाय x आपकी एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन आपकी a+b अपॉन x+b है. सो आपको रटवाया गया है कि ये हमेशा साइन ग्रेटर देन आएगा. अगर इन दोनों में कुछ ऐड कर दे तो हमेशा ग्रेटर देन आएगा. ये लॉजिक सही है, लेकिन ये लॉजिक कहाँ से आया है, ये वाली चीज आपको इस पूरी वीडियो में मिल जाएगी. सो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question 29 says the construction of a road was entrusted to a civil engineer. He had to finish the work in 124 days, for which he employed 120 workmen. Two-thirds of the work was completed in 64 days. How many workmen can be reduced now without affecting the completion of work on time? So इसमें बेसिक सी अप्रोच जो होती है हम वो अप्लाई करेंगे, यानी कि m1 इंटू d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 अपॉन w2. यही आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा जहां से भी आपने अपनी प्रैक्टिस करी हुई होगी, कि ये बेसिक फॉर्मूला होता है आपका. मैन डेज को हम इक्वेट कर देते हैं, और जब टोटल वर्क दे रखा होता है, टोटल वर्क दोनों में कौन अलग होगा, तो वो देख लेते हैं. क्योंकि एक बार उसने 2/3 वर्क कर लिया, इसमें दे रखा ना ये 2/3, मतलब 2/3 वर्क हो रखा है, तो w1 हम 2/3 वर्क लेंगे और w2 1/3 वर्क लेंगे, जो कि हमें कंप्लीट करना है. तो पहला केस देख लेते हैं. जब 2/3 वर्क की बात कर रहे हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे m1 इंटू d1, कितने बंदे हैं, टोटल बंदे हैं 120. सो m1 की जगह 120 आएगा. सिमिलरली अभी तक 2/3 वर्क कितने दिनों में कर लिया उन्होंने, 64 डेज में. और काम कितना करा है टोटल, 2/3 ऑफ टोटल वर्क मान लीजिए, w लिख लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू m2 मेरे को निकालने की अब कितने बंदे चाहिए, तो उसको मैं x मान लेता हूँ. अब जो रिमेनिंग वर्क है, मेरे 2/3 वर्क तो हो चुका है पहले, अब मेरे पास रिमेनिंग वर्क है 1/3. सो w2 की जगह मैंने 1/3 वर्क लिख लिया. और दिन मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क 124 दिन में होना था. अब 2/3 डेज में इन्होंने सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, 2/3 वर्क जो है इन्होंने 164 डेज में ही कंप्लीट कर लिया. सो बचा हुआ जो काम है आपका वो 60 डेज में करेंगे, क्योंकि इनको टोटल 124 चाहिए, तो 124 में से 64 गया, सो 60 डेज में ये बचा हुआ काम करेंगे. सो इसलिए रिमेनिंग डेज जो है मेरे 60 आएंगे. और मुझे टाइम कंप्लीशन इसमें दे रखा है ना, विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम. हमें काम जल्दी खत्म नहीं करना है, हमें काम 124 डेज में ही खत्म करना है. सो 2/3 वर्क हमने 64 डेज में करा है, और 1/3 वर्क हमने 60 डेज में करा है. बस x की वैल्यू निकाल लेंगे. अब w से w कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका. सो आपके सामने क्या बचेगा, 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 60 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो x की वैल्यू निकल कर आएगी आपके सामने 64. सो ओरिजिनल हमारे जो थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स थे हमारे 120,
अब रिक्वायर्ड नाउ, मतलब अब अगर 64 भी हो तो काम चल जाएगा हमारा, एग्जैक्ट उतने दिनों में ही चलेगा 64। तो कितने रिड्यूस कर सकते हैं? रिडक्शन, पॉसिबल रिडक्शन लिख लीजिए, पॉसिबल रिडक्शन हमारी हो सकती है 120 माइनस 64, यानी कि इतने बंदे हम कम कर सकते हैं अब अपनी प्रोडक्शन में। सो वो आ जाएगा आपका 56। तो 56 जो वर्कमैन है हम उनको हटा सकते हैं अपने काम से, हमारा काम तब भी उतने ही टाइम पे कंप्लीट होगा जो कि 124। आई होप सबको क्लियर हुआ हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 30 says, if 3 raised to the power 27 raised to the power x is equal to 27 raised to the power 3 raised to the x, then x is equal to। So इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए? इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन हार्डली आपका 45 सेकंड्स का रहेगा। देख लेते हैं। अगर मैं पहले सब कुछ लिखूँ 3 की पावर 27 उसकी पावर x इज इक्वल टू 27 की पावर 3 इसकी पावर x। सो अगर मैं इस LHS को देखूं, सिर्फ LHS पे फोकस करूं, सो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 और 3 की पावर 3x। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ और x बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो LHS तो ये बन गया मेरा। अब RHS को देखें, सो RHS अब ये है, RHS पे अगर मैं 27 को 3 की पावर 3 लिखूंगा और बाहर मेरा जो है 3x मल्टीप्लाई 3 की पावर x जो है मल्टीप्लाई हो रखा है। सो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, सिर्फ RHS की बात कर रहे हैं मैं, RHS में हम इसको मैं लिख सकता हूँ 3 डॉट 3 की पावर x, यानी कि RHS मेरा हो सकता है 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 1। और अगर मैं अब किन को कंपेयर करूं, अगर मैं अब इस वाले को कंपेयर करूं और अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं, सो दोनों के अगर बेसिस तो सेम है, सो दोनों में इक्वल क्या है, एक ये 3x और ये x प्लस 1। बाकी के इनके जो दोनों बेसिस हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इक्वल है। सो आपने कंडीशन पढ़ी हुई है, व्हेन बेसिस आर सेम देन वी इक्वेट द एक्सपोनेंट्स। सो 3x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी x प्लस 1 के, या 2x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 के, या x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी हाफ के। सो गाइज दिस वाज ऑल। x की वैल्यू हाफ आ जाएगी और आंसर आपका हो जाएगा 30 हाफ। ओके गाइज, सो विद दिस हमारे सारे क्वेश्चन की डिस्कशन एंड हो गई है। आई होप आपको पूरा मॉक अच्छा लगा होगा, उसके सॉल्यूशंस भी अच्छे लगे होंगे। सो गाइज अब बात कर लेते हैं गुड स्कोर क्या रहेगा मॉक में। अगर गुड स्कोर की बात मैं करूँ इस पर्टिकुलर मॉक में, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 120 मार्क्स, आउट ऑफ 140 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो 120 मार्क्स में से आई वुड से कि इस वॉक में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम था। अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल आपका ज़्यादा था और आपका जो MCQs थे उसमें MCQ में 50 या 60% ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। सो बाकी रिमेनिंग 30-40% ईजी थे। सो इस पर्टिकुलर मॉक में आई वुड से द गुड स्कोर वुड बी अराउंड 60 to 70 मार्क्स। ठीक है, 60 to 70 marks if you are scoring in this particular mock, then it would be considered a good score. So that's all for this video. So I hope you like the solutions and the mock itself. अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पे काफ़ी कंटेंट है, लाइक IPMAT DUJAT की 100 क्वेश्चन सीरीज है एंड कोनिक सेक्शन है, उनको आप देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू गाइस।